हेलो फ्रेंड्स। फिल्म की शुरुआत में हम कहानी के मुख्य अभिनेता इमैनुअल को देखते हैं, जिसे पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब बाप बेटे ने मिलकर एक योजना बनाई और दोनों ने मिलकर एक नाटक करने की सोची। तभी वहां इमैनुअल की पत्नी एनी की एंट्री होती है और वह उससे कहती है, तुम हमारे सामने तो परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जोसेफ के सामने तुम्हारी सांसें फूल जाती हैं। ये सुनकर इमैनुअल कहता है, आज मैं किसी भी कीमत पर पैसे लेकर आऊंगा। अगले सीन में इमैनुअल ऑफिस जाता है, जहां वह जोसेफ से अपने 3 महीने के वेतन की मांग करता है। तब जोसेफ उसे फिर से अपनी बीमार पत्नी की कहानी बताता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन इमैनुअल कहता है, नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अब अपने पैसे चाहिए। इसके बाद जोसेफ नाटक करते हुए नींद की गोलियां वाली शीशी ढूंढता है। तभी इमैनुअल अपनी जेब से वह शीशी निकालता है और कहता है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं इसे खा लूंगा। शायद वह इसमें जहर लेकर आया था। तभी जोसेफ अपने सीने की चैन देकर कहता है, आप ये चैन ले जाओ, इसे बेच दो और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इमैनुअल ने इसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, शांति से मुझे मेरे पैसे दे दो। तब जोसेफ कहता है, ठीक है, कल तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी और मेरा वादा है। और फिर इसके बाद इमैनुअल निकल जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी और बेटे को सारी बात बताता है कि कल उसे पैसे जरूर मिलेंगे, जिसके बाद वह सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद उनके घर में पैसा आने वाला है। अब अगले दिन जब इमैनुअल ऑफिस जाता है तो वह देखता है कि ऑफिस के बाहर भीड़ लगी हुई है और पता चलता है कि जोसेफ कंपनी छोड़कर भाग गया। अब ये बात सुनकर इमैनुअल को झटका लगता है। बेचारा निराश होकर घर लौटता है तो उसकी पत्नी एनी उसे बहुत ताने देती है कि अब हमने जो कर्जा लिया है उसके पैसे कौन देगा, बताइए। ये सुनकर इमैनुअल और भी दुखी हो जाता है कि अब इस समस्या से कैसे निपटे। अगली सुबह इमैनुअल को एक पत्र मिलता है जो जोसेफ का होता है, जिसमें लिखा होता है कि दोस्त, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे भागना पड़ा क्योंकि मैंने अपने सारे पैसे खो दिए थे। मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हें कुछ रुपए भेज रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये पैसे आपकी 3 महीने की सैलरी का आधा भी नहीं है, लेकिन शायद इससे आपको कुछ मदद मिल जाए। इसके अलावा मैंने आपकी नई नौकरी के बारे में एक दोस्त से बात की है। इमैनुअल ये देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। फिर वह उस आदमी से संपर्क करता है जिसका पता जोसेफ ने पत्र में बताया। वह आदमी उसे सिग्मा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताता है। आपके लिए आकर्षक सैलरी के साथ नौकरी का मौका। ये एक सेल्स जॉब है, लेकिन इसके लिए आपको इंटरव्यू पास करना होगा। इमैनुअल इंटरव्यू के लिए मान जाता है और तैयार होकर इंटरव्यू देने जाता है, जहां उससे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाता। पर तभी इमैनुअल का मोबाइल बजता है और वह कॉल काट देता है और गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है। फिर जीवन राज नाम का आदमी इमैनुअल से पूछता है, क्या आप मुझे अपने मोबाइल का कवर बेच सकते हैं? अब इमैनुअल कहता है, सर, मेरी पत्नी ने मेरे लिए 60 रुपए का ये मोबाइल कवर खरीदा था, तो क्या आप मुझे 100 रुपए का नोट दे सकते हैं? ये बहुत लकी कवर है, आप कहीं भी इसे 200 में बेच सकते हैं। जीवन 100 में कवर खरीद लेता है और फिर कहता है, इसे 200 में मुझसे खरीद कर दिखाओ। तो इमैनुअल कहता है, इस फटे पुराने कवर के 200 कौन देगा? बेहतर होगा कि आप इस कवर को अपने पास रखें। इसके बाद वहां मौजूद बाकी इंटरव्यूअर जीवन राज पर हंसने लगते हैं। इस तरह इमैनुअल की सूझबूझ देखकर दूसरे इंटरव्यूअर काफी प्रभावित होते हैं और उसे नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने पर इमैनुअल का परिवार बहुत खुश होता है और उन्होंने खूब जश्न मनाया। अब इमैनुअल नौकरी ज्वाइन कर लेता है। पहले दिन उस कंपनी के सभी कर्मचारी वेंकटेश नाम के कर्मचारी के लिए जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उसने उस महीने का सबसे ज्यादा बिजनेस किया था। इमैनुअल एक कर्मचारी से मैनेजर का ऑफिस पूछता है। जीवन राज उस कंपनी के मैनेजर है। वह कंपनी के 2 कर्मचारियों को अपने कैबिन में बुलाकर उन पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस महीने का अपना टारगेट पूरा नहीं किया था। उन 2 कर्मचारियों में से एक जीवन को कहता है कि सर, वास्तव में मेरे पिता का ऑपरेशन था और इसी वजह से मैं उस महीने लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। जीवन कहता है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये कंपनी है। उसके बाद बाकी सारी चीजें। मैंने भी अब तक अपनी बेटी को शुभकामनाएं भी नहीं दी, क्योंकि वह जानती है कि उसके पिता के लिए उसका काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी बेटी को इस पर गर्व है। तभी वहां इमैनुअल आता है और जीवन को अपना ज्वाइनिंग लेटर देता है और कहता है, सर, मैं इमैनुअल हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना? वह इमैनुअल को देखते ही उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ।
उस दिन तुमने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया था। वह कहता है, सर मैं बस अपना काम कर रहा था। ये सुनकर जीवन उसे धमकी देता है और कहता है, याद रखना मैं तुम पर नजर रखूंगा, मुझसे बचकर रहना। इसके बाद इमैनुअल अपने कैबिन में जाता है, जहां उसके पास वेंकटेश आकर कहता है, तुम्हें कभी कोई समस्या हो तो मेरे पास आना। तभी कंपनी के अकाउंटेंट गोपीनाथ और कंपनी की पीएन सुक्कू आते हैं और इमैनुअल को अपना परिचय कराते हैं। कुछ ही दिनों में इमैनुअल और सभी स्टाफ के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अब एक दिन कंपनी के मैनेजर जीवन एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें वह सभी कर्मचारियों से कहते हैं कि हम इस कंपनी में काम करते हैं और हमारी सैलरी यहीं से आती है, इसीलिए हमें इस कंपनी के लिए कुछ करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिग्मा लाइफ इंश्योरेंस नंबर 1 कंपनी है। इस वर्ष उसका मुनाफा 600 करोड़ है, लेकिन कंपनी ने 800 करोड़ रुपए का मुनाफा छूने का वादा किया था। तो अब हम दावा करने वाले ग्राहकों के क्लेम को रद्द करके उस लाभ को अपनी कंपनी में ला सकते हैं। ग्राहकों का 1 रुपए का नुकसान भी हमारे लिए मुनाफा है। तो अब इमैनुअल जीवन से कहता है कि सर आपने कल कहा था ग्राहक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और आज आप कह रहे हैं कि हमें उनका क्लेम रद्द करना होगा। ये तो गलत है। अब जीवन ये सुनकर क्रोधित हो जाता है कि ये मैनेजर की बात को टाल रहा है और इमैनुअल के सवाल का जवाब दिए बिना टॉपिक बदल देता है। थोड़ी देर बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो वेंकटेश ने इमैनुअल से कहा कि तुम्हें बॉस के सामने बोलने की क्या जरूरत थी, अब वो तुम्हें निशाना बनाना शुरू कर देंगे। इमैनुअल कहता है कि देखिए मैं मुनाफे के लिए ग्राहकों से धोखा नहीं कर सकता। अब वेंकटेश ये सुनकर बाहर की ओर इशारा करते हुए और एक महिला को दिखाता है और कहता है उनका नाम कड़ीजुमा है और वह अपने पति के डेथ क्लेम को लेने के लिए पिछले 3 महीने से ऑफिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन कंपनी ने उनका क्लेम खारिज कर दिया। ये सुनकर इमैनुअल चौंक गया। फिर वेंकटेश कहता है, बताओ क्या तुम उस महिला को क्लेम दिला सकते हो? नहीं ना, तुम भी उसे क्लेम नहीं दिला सकते, क्योंकि यह एक शक्तिशाली व्यवस्था है और इस व्यवस्था को तोड़ना हम जैसे लोगों के लिए संभव नहीं। इमैनुअल को ये बात बहुत बुरी लगती है। इसके बाद महिला और उसकी बेटी जीवन के पास जाते हैं और क्लेम रद्द करने का कारण पूछते हैं। जीवन कहता है कि कंपनी को आपकी मां पर शक है, क्योंकि सर ने नामनी खाजी सीके को बनाया था और आपकी मां का नाम खाजी पीके है, तो हम क्लेम कैसे दे सकते हैं? वो कहती है कि मेरी माँ ही खाजी सीके है, क्योंकि मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से दस्तावेज में गलती हो गई थी। वह महिला और उसकी बेटी जीवन को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता, तो वह दोनों वहां से रोते हुए चली जाती है। दूसरी ओर इमैनुअल जैबर नाम के ग्राहक को कॉल करता है और बीमे के लिए उसके साथ एक मीटिंग तय करता है। वह जैबर के घर जाकर उसे बीमा योजना समझाने लगता है, लेकिन जैबर उसे अपने परिवार के बारे में बताने लगता है। बात करते हुए जैबर इमैनुअल से कहता है कि मुझे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसलिए मेरे पास कोई नहीं आता, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम आए हो। दूसरी ओर इमैनुअल को जब पता चलता है कि जैबर को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो वह वहां से भाग जाता है। इधर इमैनुअल और उनका परिवार बहुत खुश है। नौकरी मिल जाने के कारण इमैनुअल को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन वह अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तो उसके दोस्त उसे एक पार्टी के लिए पूछते हैं। इमैनुअल उनके साथ पार्टी में जाता है। वहां पहुंचते ही इमैनुअल जैबर को अपने नौकर के साथ उस पार्टी में देखता है। उसे देखते ही इमैनुअल उस बार के वेटर से पूछता है, ये जैबर है ना? वेटर उसे बताता है कि हाँ, वह मिस्टर जैबर है और उसे कोई बीमारी भी नहीं है, वह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाटक कर रहा है। ये सुनकर इमैनुअल हैरान हो जाता है। वह पूछता है क्यों? वेटर उसे बताता है कि उसका एक बेटा है जो एक फ्रॉड लड़का है। उसने धोखे से अपने पिता की संपत्ति अपने नाम करवा ली, जिसके बाद जैबर दिवालिया हो गया। इसीलिए जैबर ने अपने बेटे पर केस कर दिया। सारी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए एडवोकेट ने उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाटक करने को कहा है। अब इमैनुअल उसके पास जाता है, पर जैसे ही वह इमैनुअल को देखता है तो वह चौंक जाता है और इमैनुअल कहता है कि वाह, तुमने मुझे बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया। फिर जैबर कहता है कि मेरे वकील ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, प्लीज उस बात को गलत ना समझे। इमैनुअल कहता है टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, अभी शराब का आनंद लो। ये सुनकर जैबर थोड़ा भावुक हो जाता है और फिर दोनों ड्रिंक का आनंद लेते हैं। अगले दिन एक ग्राहक ने इमैनुअल को बीमा प्रीमियम का भुगतान करने का वादा किया था, क्योंकि इससे इमैनुअल का टारगेट पूरा हो जाएगा और वह एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बन जाएगा, जो इमैनुअल और उसके बेटे का सपना भी था। ऑफिस जाते वक्त उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अस्पताल में होता है। तभी उसे ग्राहक की याद आती है जिसने उसे प्रीमियम देने का वादा किया था। फिर इमैनुअल वेंकटेश को फोन करता है।
इमैनुअल कहता है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरा एक ग्राहक आएगा, उससे प्रीमियम की पेमेंट लेकर मेरी एम्प्लॉय आईडी भी डाल देना। इमैनुअल की बात सुनने के बाद वेंकटेश उसे हाँ कह देता है और अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचता है तो वह देखता है कि वेंकटेश को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने का पुरस्कार दिया जा रहा है। ये देखकर उसे सारा खेल समझ में आ गया था कि वेंकटेश ने मेरे साथ धोखा किया है। इमैनुअल को ये देखकर बहुत दुख होता है कि कैसे कैसे लोग हैं। सभी लोगों के ऑफिस छोड़ने के बाद वह खुद ताज पहनकर फोटो खींचकर घर पर अपने बेटे को दिखाता है। इमैनुअल का बेटा और पत्नी दोनों इस बात से खुश हैं कि इमैनुअल को इस महीने बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले सीन में इमैनुअल अपने बेटे और एनी को एक जगह लेकर जाता है जहाँ वह घर के सामने खड़ा होता है। जैसे ही घर का मालिक आता है वह उन्हें एडवांस चेक देता है और घर बुक कर देता है। ये देखकर एनी और उसका बेटा बहुत खुश हैं कि हमने नया घर खरीद लिया। एनी और उसका बेटा घर के अंदर जाते हैं। फिर इमैनुअल का बेटा घर की एक तस्वीर बनाता है और अगले दिन इमैनुअल को देता है। अगले सीन में जीवन उसे कैबिन में बुलाता है। उनके साथ कंपनी का एक कर्मचारी भी है जिसका नाम टोनी है। अब जीवन कहता है कि टोनी और इमैनुअल, पिछले 6 महीने से कंपनी ने आपकी परफॉर्म नहीं देखी और इस वजह से हम आप लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम अभी नौकरी से आपको नहीं निकालेंगे। बस आप लोगों को अपने टारगेट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका टारगेट अब 5 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गया। अब ये सुनकर टोनी और इमैनुअल तो शॉक हो जाते हैं, इतना बड़ा टारगेट कैसे होगा। जीवन कहता है, यदि आप अगले महीने के लिए 50 लाख का प्रीमियम कहीं से भी बनवा लेते हैं तो आप इस कंपनी में बने रह सकते हैं, वरना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वह जीवन को गालियां देकर कंपनी छोड़ देता है। टोनी के जाने के बाद इमैनुअल जीवन से पूछता है कि सर, मेरा होम लोन का क्या होगा। जीवन जवाब देता है, जाओ और 50 लाख का टारगेट करो, अगले ही दिन आपका लोन पास हो जाएगा। अब इमैनुअल अपने कैबिन में जाकर सोचता है। फिर बेटे द्वारा बनाई गई नए घर की पेंटिंग देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और वह अपना काम करना शुरू कर देता है। तभी कंपनी की एचआर टीम आती है। इमैनुअल उन्हें देखकर टोनी से पूछता है, ये लोग कौन है। टोनी बताता है कि ये लोग तब आते हैं जब किसी को नौकरी से निकालना होता है। फिर कोई नहीं जानता कि वह कौन है। उनके आने के बाद अकाउंटेंट गोपीनाथ को बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि सर चैक विलियम भी आपकी तरह अकाउंटेंट थे और नौकरी छोड़ने के बाद आज वह कोरस बिजनेस कर रहे हैं। आपके पास भी मौका है। गोपीनाथ को समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों बताया जा रहा है, तो एचआर टीम कहती है कि आपको इस कंपनी से निकाला जा रहा है। ये सुनकर गोपीनाथ कहता है, सर मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को दे दी और आज कंपनी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। बेचारा गोपीनाथ पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि कंपनी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। वह चला जाता है। इमैनुअल ये देखकर काफी दुखी हो जाता है। अगले दिन एक अन्य महिला जिसका नाम जेनिफर है अपने बेटे के साथ ऑफिस में आती है और सरिता नाम की लड़की को अपने डॉक्यूमेंट देकर कहती है कि मुझे कैंसर है, मेरा क्लेम पास कर दो ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं। सरिता कहती है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, आपका क्लेम अप्रूव हो जाएगा। उधर जेनिफर का बच्चा इमैनुअल के साथ खेलने लग जाता है। जेनिफर के जाने के बाद सरिता इमैनुअल को बताती है कि जेनिफर को कैंसर है, अगर उसे क्लेम नहीं मिला तो वह मर भी सकती है। इमैनुअल ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अपना काम शुरू कर देता है और सैंडी नाम की महिला से अपॉइंटमेंट लेता है, लेकिन वह महिला बहुत व्यस्त है, इसीलिए वह मिल नहीं पाती और इमैनुअल फिर से उदास होकर घर आ जाता है। और फिर वह जोसेफ को देखता है। इमैनुअल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ काफी समय बिताता है। जोसेफ उसे उसकी बची हुई सैलरी देकर चला जाता है। वहीं कुछ दिन बाद जेनिफर को क्लेम नहीं मिलता तो वह सरिता के पास जाती है। अब जेनिफर की हालत देखकर सरिता भी डर जाती है, क्योंकि कैंसर के कारण उसकी हालत खराब होने लगी है। जेनिफर के पूछने पर सरिता कहती है कि देखिए अभी प्रोसेसिंग में है, आपका क्लेम मिल जाएगा। फिर जेनिफर चली जाती है और तभी इमैनुअल वहां आ जाता है। सरिता उसे बताती है कि जेनिफर का क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मुझ में उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि आपका क्लेम प्रोसेसिंग में है। इमैनुअल पूछता है, रिजेक्ट क्यों हुआ है। सरिता कहती है कि जिस डॉक्टर ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई है, हमारी कंपनी ने उसे झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए पैसे दिए हैं। फिर इमैनुअल डॉक्टर के पास जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने जेनिफर की सही रिपोर्ट नहीं बनाई तो मैं उसकी पॉलिसी और डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्टर को दिखा दूंगा और गलत रिपोर्ट के कारण तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर घबरा जाता है और सही रिपोर्ट सबमिट करवा देता है, जिससे जेनिफर को क्लेम मिल जाता है। पर जब जीवन को पता चलता है तो वह इमैनुअल को बहुत सुनाता है, पर अब तो क्लेम पास हो चुका था, वह कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन एक बड़ा बिजनेसमैन जीवन से मिलने आता है और इंश्योरेंस में 2-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसी समय वह महिला आती है जिसका कंपनी क्लेम पास नहीं कर रही थी।
जीवन उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बिजनेसमैन उसे रोक कर पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। वह कहती है, सर मेरा क्लेम अभी तक पास नहीं हुआ। ये सुनकर बिजनेसमैन जीवन से कहता है कि आप अपने ग्राहकों को सेवा नहीं दे रहे, कल को आप मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। तो जीवन ये सुनकर डर जाता है। जीवन तुरंत महिला को क्लेम राशि का चेक बनाकर दे देता है और बिजनेसमैन से कहता है कि सर ग्राहक तो हमारे लिए भगवान है। ये देखकर बिजनेसमैन खुश हो जाता है और जीवन को एक चेक देकर चला जाता है। फिर लिफ्ट में हमें बिजनेसमैन महिला और इमैनुअल दिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि यह पूरा प्लान इमैनुअल का था ताकि महिला को पैसे मिल सके। वह इमैनुअल को बहुत सारी दुआएं देती है। फिर हमें इमैनुअल के टारगेट का आखिरी दिन दिखाया जाता है, इसीलिए वह बहुत परेशान था। तभी उसे जैबर मिलने आता है। वह कहता है कि मैं केस जीत गया हूँ, आपने मुझे पेंशन योजना के बारे में बताया था, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये लो 50 लाख रुपए का चेक। अब इमैनुअल ये देखकर बहुत खुश होता है और चेक अपनी जेब में रख लेता है। जिसके बाद जीवन इमैनुअल को अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है, मैंने पूरी जिंदगी कंपनी को मुनाफा दिया, लेकिन इसी बीच मैं कभी भी नीचे काम करने वाले लोगों को नहीं समझ सका, लेकिन आज मैं सबकी कंडीशन को समझ सकता हूँ। तभी हम देखते हैं HR टीम ऑफिस में आती है। तब जीवन उनकी तरफ देखता है और कहता है कि आज मेरी बारी है, मेरे भी कुछ टारगेट थे जो मैं पूरे नहीं कर सका। मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ वह बिजनेसमैन था, लेकिन अब वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। ये देखकर इमैनुअल जीवन को पूरी सच्चाई बता देता है और कहता है कि बिजनेसमैन ने उस महिला का क्लेम पास कराने के लिए सिर्फ एक नाटक किया था। और फिर इमैनुअल अपनी जेब से चेक निकालकर उसे देता है और कहता है कि मैंने अभी तक इसे अपनी एम्प्लॉय ID में बुक नहीं किया, ये काफी होगा आपकी जेब को कंटिन्यू करने के लिए। फिर जीवन इमैनुअल से पूछता है, क्या तुम्हारे टारगेट पूरे हो गए? इमैनुअल कहता है कि भले ही मेरी नौकरी चली जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जिस पोजीशन पर है आप कोई जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट के लिए लोगों के क्लेम रिजेक्ट ना करें। इतना कहकर इमैनुअल वहां से चला जाता है। अब ये सुनकर जीवन भावुक हो जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वह सबके सामने इमैनुअल से कहता है, यू आर माई हीरो। इमैनुअल भी ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि इमैनुअल एनी से कह रहा है कि मैंने सिग्मा लाइफ इंश्योरेंस छोड़ दिया। ये सुनकर उनका बेटा उनसे कहता है कि पापा क्या अब हम नया घर नहीं खरीद पाएंगे? इसके बाद इमैनुअल अपने बेटे और पत्नी को गले लगाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीवन अब अपने सभी ग्राहकों के क्लेम पास करके उनकी मदद करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। नेक्स्ट मूवी आपको कौन सी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा।